वेलकम टू इंडिया अनफिल्टर्ड। तो आज हम जिस मुद्दे पर इस गहरी छानबीन में उतरने वाले हैं वो बाहर से देखने पर शायद किसी क्राइम थ्रिलर जैसा लगे। हाँ, क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है ये। सही सही। मतलब पश्चिम बंगाल के कुछ सीमावर्ती इलाकों में हम्म, एक बेहद खामोश लेकिन बहुत ही बड़ा बाजार चल रहा है। राइट। और इस बाजार में कोई सामान नहीं बिकता, बल्कि यहाँ नई पहचान खरीदी जाती है। बिल्कुल, नई आइडेंटिटी। हाँ, अभी हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो पूरी भारत बांग्लादेश सीमा पर काम कर रहा था। द इंडियन एक्सप्रेस की एक नई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक वहाँ राशन कार्ड, वोटर आईडी और यहाँ तक कि आधार कार्ड जैसे फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। बाप रे, 1.5 से 2 लाख रुपए। ये तो बहुत बड़ी रकम है। वही तो। और अगर किसी को इन्हीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेस पर अपना असली पासपोर्ट बनवाना हो तो उसके लिए 75,000 से 1 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा लगते हैं। तो ये बस एक छोटी मोटी क्राइम स्टोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये किसी एक गिरोह का काम नहीं है, ये एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क का हिस्सा है। ईडी की रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि ये जो पैसा बन रहा है ना, ये हवाला के जरिए वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब हम नक्शे पर देखते हैं तो हमें बॉर्डर एक सीधी ठोस लकीर लगती है, पर ग्राउंड रियलिटी में वहाँ एक पूरी इनफॉर्मल इकोनॉमी यानी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था चल रही है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां डेमोग्राफिक्स, ह्यूमन क्राइसिस और नेशनल सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें आपस में इतनी बुरी तरह उलझ गई हैं कि इनको अलग करना बहुत मुश्किल है। सही बात है। और यही हमारा आज का मकसद है। इस डीप डाइव में हमारा फोकस किसी तरह की पॉलिटिकल बहस या आरोप प्रत्यारोप में पड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि हम एविडेंस लेड इंक्वायरी करेंगे, यानी तथ्यों पर आधारित जांच। हम ये समझेंगे कि पॉलिटिकल शोर शराबे से दूर जमीन पर आखिर चल क्या रहा है। और इसके लिए हमारे पास आज कुछ बहुत ही सॉलिड सोर्सेस हैं। हाँ, और सोर्सेस का डाइवर्स होना बहुत जरूरी है इस मुद्दे में। हाँ, तो ईडी की रिपोर्ट तो है ही। उसके अलावा हमारे पास मालदा और दिनाजपुर की इकोनॉमी पर रामानंदा रॉय का एकेडमिक रिसर्च, सिटीजनशिप लॉज पर लहिरी चक्रवर्ती का पेपर है, साथ ही द गार्डियन और ह्यूमन राइट्स वॉच की ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, और सेंसस 2011 का डेटा भी हम यूज करेंगे। तो डेटा और ग्राउंड रिपोर्ट्स दोनों को मिलाकर हम एक बड़ी पिक्चर देख पाएंगे। एग्जैक्टली। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया था ईडी की रिपोर्ट पढ़कर, और मैं चाहता हूं कि हम इस पर थोड़ा गौर करें। देखिए, जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आते हैं वो ज्यादातर बहुत ही गरीब तबके से होते हैं ना। हाँ, बिल्कुल, मजदूरी की तलाश में आते हैं। वही तो, जो इंसान दिहाड़ी मजदूरी करने आ रहा है, जिसके पास शायद खाने के पैसे नहीं है, वो इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के लिए 2 लाख रुपए कहाँ से ला रहा है? मतलब ये मैथ्स को समझ नहीं आता। क्या ये लोग मजबूरी में आ रहे हैं या इस पूरे सिस्टम के पीछे कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट मॉडल काम कर रहा है? ये बहुत ही जरूरी सवाल उठाया आपने, और इसका जवाब रामानंदा रॉय की रिसर्च में बहुत साफ दिखता है। असल में होता क्या है ना, ये मजदूर अपनी जेब से ये 2 लाख रुपए नहीं देते। तो कौन देता है? ये एक तरह का डेट ट्रैप है, यानी कर्ज का जाल। अच्छा। हाँ, जो लोकल ठेकेदार होते हैं या स्मगलर्स और बिचौलिए, ये लोग इस पूरे प्रोसेस को फाइनेंस करते हैं। यानी बॉर्डर पार कराने से लेकर फर्जी आधार कार्ड बनवाने तक का सारा खर्चा ठेकेदार उठाता है। मतलब वो एक तरह से उनको खरीद रहे हैं। एकदम सही समझे। इसके बदले में वो मजदूर एक तरह से बंधुआ मजदूर बन जाता है। फिर इनको ईंट भट्टों पर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर या घरेलू काम के लिए भेज दिया जाता है। अब क्योंकि ये लोग इलीगल तरीके से रह रहे होते हैं, इनके पास कोई कानूनी अधिकार तो होता नहीं है। डर के मारे पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। बिल्कुल। और यही इन ठेकेदारों का फायदा है। वो इन्हें मार्केट रेट से बहुत कम पैसे देते हैं, और उस कम आमदनी का भी एक बड़ा हिस्सा उस 2 लाख के कर्ज और उस पे लगने वाले भारी ब्याज को चुकाने में ही कटता रहता है। बाप रे। तो मतलब ये सिर्फ एक ज्योग्राफी या बॉर्डर क्रॉस करने का मुद्दा नहीं है, ये सस्ते और डरे हुए लेबर की एक पूरी सप्लाई चेन चल रही है। एग्जैक्टली। एक इनफॉर्मल इकोनॉमी का पूरा इकोसिस्टम है ये। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये एक लीकी डैम यानी छेद वाले बांध की तरह है। मतलब जब बांध में छेद होता है तो पानी का रिसाव इसलिए नहीं होता क्योंकि पानी की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो इसलिए होता है क्योंकि बांध के पीछे पानी का बहुत भारी दबाव है, और यहाँ वो दबाव आर्थिक है। और आर्थिक के साथ साथ ऐतिहासिक दबाव भी है। कैसे? देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है वो करीब 2200 किलोमीटर लंबा है, और ये बहुत पोरस है।
मतलब जगह जगह से खुला हुआ है। नदियां, खेत, जंगल। हाँ, घनी आबादी वाले गांव सीधे बॉर्डर से लगे हुए हैं। 1947 का पार्टीशन देख लीजिए या 1971 का युद्ध। उस वक्त से इस पूरे एरिया में लोगों का आना जाना एक ऐतिहासिक सच्चाई रही है। दोनों तरफ लोग बंगाली बोलते हैं, उनका खाना पीना संस्कृति एक जैसी है। तो जब ये मजदूर बॉर्डर पार करके आते हैं तो वो लोकल पॉपुलेशन में बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं। उनको अलग से पहचान पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता होगा। बिल्कुल नामुमकिन। पर देखिए, जब हजारों लाखों की संख्या में लोग आकर किसी एक जिले या ब्लॉक में बस जाते हैं, तब उसका असर सिर्फ ठेकेदार के अकाउंट तक लिमिटेड तो नहीं रहता ना। जमीन पर उस पॉपुलेशन का एक भौतिक असर यानी फिजिकल इम्पैक्ट जरूर पड़ता होगा। पड़ता है, बहुत गहरा असर पड़ता है, और ये असर सबसे ज्यादा वहाँ के रिसोर्सेज पर दिखता है। अगर हम 2011 के सेंसस डेटा और रमनाथ रॉय की रिपोर्ट को साथ रखकर पढ़ें तो मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर और साउथ दिनाजपुर की एक बहुत सीरियस तस्वीर उभर कर आती है। क्या कहता है डेटा? डेटा बताता है कि पॉपुलेशन के इस सडन दबाव से सबसे पहले वहाँ का एग्रीकल्चरल सेक्टर हिला है। जमीन तो उतनी ही है ना, पर उस पर डिपेंड करने वाले परिवार बढ़ते जा रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि खेती की जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई है, जिसको हम लैंड फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। जी हाँ। अब सोचिए, जब खेत इतने छोटे हो जाएं कि वहाँ ट्रैक्टर या कोई नई टेक्नोलॉजी यूज ही ना हो सके तो प्रोडक्टिविटी तो गिरेगी ही। जो खेत पहले एक परिवार का पीठ पालता था, अब वो 5 भाइयों और उनके बच्चों में बंटकर इतना छोटा हो गया है कि साल भर का राशन भी नहीं निकलता वहाँ से। इससे तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर भी खतरा आ जाता होगा। उनको भी मजबूर होकर उसी इनफॉर्मल इकोनॉमी में घुसना पड़ता होगा। वही हो रहा है। और खेती के बाद दूसरा सबसे बड़ा दबाव पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन पर। हाँ, सेंसस 2011 का जो डेटा हमने कंपाइल किया था वो यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर हम मालदा जिले के हबीबपुर ब्लॉक को देखें तो डेटा के हिसाब से वहाँ के सिर्फ 25.75% गांव में ही मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। सिर्फ 25%? हाँ, मतलब बाकी के 74% गांव के लोगों को छोटी मोटी बीमारी के लिए भी मीलों दूर जाना पड़ता है। और अगर कालियाचक 2 ब्लॉक की बात करें तो वहां सिर्फ 2.5%, 2.5% गांव में पक्की सड़कें हैं, जबकि उसी के पास रातुआ 2 ब्लॉक में ये आंकड़ा 72% से ऊपर है। ये जो गैप है ये ध्यान खींचने वाला है। ये गैप ही दरअसल एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव को दिखाता है। अचानक पॉपुलेशन बढ़ने से अस्पतालों में बेड्स कम पड़ने लगते हैं, स्कूल्स में कैपेसिटी से 2 गुने बच्चे आने लगते हैं, पानी और बिजली का सिस्टम बैठ जाता है। राइट। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अक्सर ऐसे वक्त पर इन मुद्दों को कम्युनल रंग दे दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि एक खास कम्युनिटी सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर रही है, पर अगर डेटा और एविडेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये प्योरली एक गवर्नेंस फेलियर यानी प्रशासनिक विफलता का मामला है। लेकिन यहाँ मुझे एक थोड़ा डाउट है। बोलिए। हम इसको सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता बोलकर आसानी से छोड़ नहीं सकते। मतलब जरा प्रैक्टिकली सोचिए, एक डीएम या लोकल प्रशासन जो होता है वो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से बजट मांगता है अपने जिले के लिए। अब वो बजट किस बेसिस पर मिलता है? ऑफिशियल सेंसस के बेसिस पर। एग्जैक्टली, उन्हीं लोगों के लिए जिनका नाम कागज पर है। अगर उस जिले में 1 लाख ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका ऑफिशियल रिकॉर्ड में वजूद ही नहीं है, तो डीएम उनके लिए एक्स्ट्रा अस्पताल या स्कूल का बजट कैसे मांगेगा? आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आए हैं। है ना? ये तो एक तरह का इंस्टीट्यूशनल ब्लाइंड स्पॉट हुआ ना। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना ही नहीं सकती उन लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते। बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन फेल इसलिए नहीं हो रहा है कि उनकी नीयत खराब है, बल्कि सिस्टम इस इनविजिबल पॉपुलेशन को ट्रैक ही नहीं कर पा रहा। और जब ये ब्लाइंड स्पॉट जमीन पर आता है, जब किसी लोकल आदमी को अस्पताल के लाइन में जगह नहीं मिलती या उसके बच्चे का एडमिशन नहीं होता, तो ग्राउंड लेवल पर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा पैदा होता है। और वही गुस्सा फटकर पॉलिटिकल वेपन बन जाता है। एग्जैक्टली। और द गार्डियन की रिपोर्ट इसी बात को हाईलाइट करती है कि कैसे ये जमीनी गुस्सा चुनावी राजनीति का मेन सेंटर बन चुका है पश्चिम बंगाल में। वहां आजकल वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम चल रहा है, जिसे स्पेशल समरी रिवीजन या SIR कहते हैं। हाँ, और इसको लेकर तो दोनों साइड से अलग अलग क्लेम्स आ रहे हैं ना। बिल्कुल। एक तरफ टीएमसी और कांग्रेस जैसी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनका क्लेम है कि ये रिवीजन प्रोसेस असल में वोट चोरी करने की साजिश है। वो आरोप लगाते हैं कि प्रशासन के नाम पर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है और उनको जानबूझकर वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है। और दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी का क्लेम इसके ठीक ऑपोजिट है।
उनका कहना है कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बल्कि बहुत ज़रूरी प्रोसेस है ताकि इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को यानी घुसपैठियों को लिस्ट से हटाया जा सके ताकि देश की सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी बची रहे। हाँ, पर देखिए दोनों के अपने अपने नज़रियों से अलग इस पॉलिटिकल खींचतान का ग्राउंड लेवल पर एक और बड़ा असर ये हो रहा है कि सिटीजनशिप खुद एक बहुत टेंस टॉपिक बन गया है। और ये टेंशन सिर्फ चुनाव तक नहीं रुकती। तो कहाँ तक जाती है? लाहिरी चक्रवर्ती का जो रिसर्च पेपर है उसमें उन्होंने इस टेंशन का लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल साइड बहुत डीप लेवल पर एनालिसिस किया है, खासतौर पर CAA और NRC के कॉन्टेक्स्ट में। वो पेपर बताता है कि कैसे CAA ने पहली बार भारत में सिटीजनशिप देने के प्रोसेस में धर्म को एक ऑफिशियल आधार बनाया है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझाइए, ये सिस्टम फॉर्मली काम कैसे करता है? देखिए, CAA का रूल क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो नॉन मुस्लिम शरणार्थी हैं, जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और ईसाई, इनके लिए इंडियन सिटीजनशिप पाना आसान और तेज कर दिया गया है। हाँ। पर इसमें मुस्लिम इमिग्रेंट्स को शामिल नहीं किया गया है। अब चक्रवर्ती की रिसर्च हाईलाइट करती है कि जो लीगल एक्सपर्ट्स और आलोचक हैं, उनका मानना है कि ये सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। बिल्कुल, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून सबके लिए बराबर है और धर्म, जाति या जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मुद्दा सिर्फ लोकल रिसोर्सेज या वोट बैंक का नहीं है, ये तो सिटीजनशिप की बेसिक डेफिनेशन को ही बदलने की बात हो रही है। वही तो चक्रवर्ती समझा रही हैं। और पेपर में कुछ अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे इजराइल और म्यांमार। म्यांमार का 1982 का सिटीजनशिप लॉ एक क्लासिक एग्जाम्पल है। उस कानून ने सिटीजनशिप की शर्तें ऐसे बदली कि वहाँ का एक बहुत बड़ा माइनॉरिटी ग्रुप रातों रात स्टेटलेस हो गया, उनकी नागरिकता छिन गई। तो जब आप नागरिकता को किसी एक पहचान से जोड़ते हैं तो उसके ग्लोबल और ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खौफनाक हो सकते हैं। हाँ, और इन लीगल बदलावों का जमीन पर क्या असर होता है, ये आपस में कितने विरोधाभासी हैं, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल द गार्डियन की रिपोर्ट में मिलता है। एक विकास दास नाम के आदमी का जिक्र है उसमें। हाँ, जो हिंदू इमिग्रेंट है। राइट, वो बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आए थे। उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। जब ये वोटर लिस्ट और NRC की बातें शुरू हुईं और लोगों में डर फैलने लगा, तो पता है क्या हुआ? लोकल पॉलिटिशियंस ने आकर विकास दास को तसल्ली दी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, नए कानून के तहत आपकी नागरिकता बचा ली जाएगी। और ठीक उसी बॉर्डर को पार करके आए, उसी इनफॉर्मल इकोनॉमी में ठेकेदारों के नीचे पिसने वाले जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, वो हमेशा डिपोर्टेशन के खौफ में जी रहे हैं। दोनों का बैकग्राउंड सेम है, गरीबी सेम है, बॉर्डर क्रॉसिंग सेम है, पर उनके रिलीजन के हिसाब से स्टेट का रिस्पॉन्स बिल्कुल बदल गया। इसी को हम पेपर सिटीजनशिप का इकोसिस्टम कहते हैं। और ये इकोसिस्टम जमीन पर कितना क्रूअल हो सकता है, ये हमें ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW की ग्राउंड रिपोर्ट पढ़कर समझ आता है। ये प्योरली सिक्योरिटी वर्सेस ह्यूमैनिटी का क्लैश है। हाँ, और HRW की उस रिपोर्ट ने तो और भी सीरियस बातों का खुलासा किया है ना, अनलॉफुल एक्सपल्शंस के बारे में। बिल्कुल, वो रिपोर्ट साफ तौर पर डॉक्यूमेंट करती है कि कैसे असम और कुछ दूसरे स्टेट से बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को बिना किसी प्रॉपर लीगल प्रोसेस के जबरदस्ती बांग्लादेश पुश किया जा रहा है। बिना लीगल प्रोसेस के? पर ट्राइब्यूनल्स तो है ना वहाँ। वही तो सबसे बड़ा फ्लॉ है इस सिस्टम का। असम में जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं, जरा उनका तरीका देखिए। नॉर्मल लॉ क्या कहता है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक दोष साबित ना हो इंसान निर्दोष है। हाँ, ये तो बेसिक रूल ऑफ लॉ है। पर इन ट्रिब्यूनल्स में ये रूल उल्टा काम करता है। वहां पहले से मान लिया जाता है कि आप विदेशी हैं। अब खुद को इंडियन साबित करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपके ऊपर डाल दिया जाता है। ये तो बहुत ही एक गरीब और अनपढ़ आदमी से आप कह रहे हैं कि लाइए पिछले 30-40 साल के लेगेसी डॉक्यूमेंट्स निकाल कर दिखाइए। वो कहाँ से लाएगा? और अगर ले भी आया ना तो भी सेफ नहीं है। HRW की रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि कितनी माइनर क्लेरिकल मिस्टेक्स, छोटी छोटी टाइपिंग एरर्स लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए 1971 के किसी पुराने डॉक्यूमेंट में किसी बंगाली नाम का अंग्रेजी अनुवाद अब्दुल लिख दिया गया था। ठीक है, अब्दुल। पर उसके नए आधार कार्ड या वोटर ID में क्लर्क ने गलती से अब्दुल कर दिया। रुकिए,
सिर्फ आर और एल का डिफरेंस। हाँ, एक अक्षर का डिफरेंस। एक नॉर्मल कोर्ट में इसको एक टिपिकल ह्यूमन एरर मानकर ठीक कर दिया जाता, पर इन ट्राइब्यूनल्स में सिर्फ इस एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से पीढ़ियों से देश में रह रहे लोगों की नागरिकता, उनकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाती है। असम में जो 19 लाख लोग एनआरसी की फाइनल लिस्ट से बाहर हुए थे ना, उनमें से एक बहुत बड़ा नंबर उन्हीं लोगों का है जो सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक या बाद में अपने पेपर बह जाने की वजह से अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पाए। ये सुनकर लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब ये सिर्फ डेटा पॉइंट नहीं है। रिपोर्ट में उस 51 साल के एक दिहाड़ी मजदूर की कहानी थी। असम के बरपेटा जिले का केस था वो। हाँ, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। एग्जैक्टली। उसको ट्राइब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था, पर उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। और रूल के हिसाब से जब तक सबसे बड़ी अदालत का फैसला ना आए, किसी को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, उसको रोक कर रखना चाहिए था। पर पता है क्या हुआ? आधी रात को सिक्योरिटी फोर्सेज आई, उसको बिस्तर से उठाया, बॉर्डर पर ले गए और बंदूक के साये में जबरदस्ती उसे बॉर्डर पार धकेल दिया। रिपोर्ट में उस आदमी का बयान है, उसने कहा, मैं एक जिंदा लाश की तरह उस पार गया। वो तो बाद में छुपते छुपाते किसी तरह वापस आ पाया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जब किसी सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस खुद के ही बनाए कानूनी सेफगार्ड्स को कैसे इग्नोर कर देती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ असम या बंगाल बॉर्डर की प्रॉब्लम है, देश के बड़े शहरों में भी ऐसी चीजें हो रही हैं। मुंबई वाला केस? बिल्कुल। मुंबई में जो नाजिमुद्दीन शेख का केस था, वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और मुंबई में एक मेसन यानी राजमिस्त्री का काम करता था। एक दिन पुलिस उसके घर घुसती है। उसके पास तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे ना? बिल्कुल बिल्कुल। पर पुलिस ने स्पॉट पे ही उन डॉक्यूमेंट्स को फाड़ दिया। उसको बुरी तरह पीटा गया, जबरदस्ती एक फ्लाइट में बिठाकर पहले त्रिपुरा बॉर्डर ले गए और वहां से उसे बांग्लादेश ढकेल दिया। बाप रे। और इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी देखिए, नजीमुद्दीन को किसी कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला। वो देश वापस तब आ पाया जब पश्चिम बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरव्यू किया और ऑफिशियली रिटन में ये प्रूफ दिया कि भाई ये आदमी कोई घुसपैठिया नहीं है, ये एक वैलिड इंडियन सिटीजन है। ये तो सिस्टम की पूरी तरह से नाकामी है। तो मतलब अब इस पॉइंट पर आकर अगर मैं इस पूरी छानबीन को समराइज करूं, हमने आखिर क्या समझा इन सारे सोर्सेस से? यही कि मुद्दा उतना सिंपल नहीं है जितना बताया जाता है। सही बात। हमने देखा कि सीमा पर एक ऐसी अंडरग्राउंड इकोनॉमी है जो 2-2 लाख में फर्जी डॉक्यूमेंट बेच रही है। ठेकेदार गरीब मजदूरों का खून चूस रहे हैं। डेमोग्राफिक सच में बदल रही है। रिसोर्सेज पर प्रेशर, जमीन पर एक कड़वा सच है। पर हमने ये भी देखा कि कैसे सच को पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए ट्विस्ट कर देते हैं। इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि सच इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं खोया हुआ है। एक तरफ पॉलिटिकल अलार्मिज्म है जो हर माइग्रेंट को एक घुसपैठी और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह पेंट करता है, और दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल डिनायल है जहां सिस्टम ये मानने को ही तैयार नहीं है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी बुरी तरह क्रश कर रही है। और इन दोनों झूठ के बीच हमने एक नया दानव खड़ा कर दिया है जिसे पेपर सिटीजनशिप कहते हैं। बिल्कुल। एक ऐसा सिस्टम जहां ईडी की रिपोर्ट से पता चलता है कि पैसे वाला क्रिमिनल इजीली 2 लाख देकर परफेक्ट पेपर्स बनवा लेता है, जबकि एक गरीब दिहाड़ी मजदूर अपने नाम के स्पेलिंग में बस एक छोटी सी गलती के कारण अपना घर, अपनी नागरिकता, सब कुछ खो बैठता है। क्योंकि हमारी पॉलिसी मेकिंग में इंसान और डॉक्यूमेंट के बीच का फर्क खत्म हो गया है। हमने पॉवर्टी और क्लाइमेट चेंज से होने वाले माइग्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को पूरी तरह इग्नोर कर दिया है। तो सुनने वालों के लिए इस सब के बाद सोचना ये जरूरी है, और हम यही सवाल आखिर में छोड़ना चाहेंगे। भारत जैसे देश में जहां आज भी एक बड़ी आबादी के पास अपना वजूद साबित करने का कोई पुख्ता सरकारी कागज नहीं है, जहां हर साल बाढ़ और तूफान आते हैं और लोगों के घर, उनके जन्म प्रमाण पत्र, उनके जमीन के कागजात सब पानी में बह जाते हैं, वहां अगर कल को सिटीजन बनने का, देशभक्त बनने का इकलौता पैमाना सिर्फ एक पुराना और फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट बन जाए, तो क्या हम में से कोई भी खुद को वाकई महफूज समझ पाएगा? या फिर हम सब एक ऐसे सिस्टम के गुलाम बन जाएंगे जहां एक क्लर्क की एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक और एक रबर स्टैंप ये डिसाइड करेगा कि इस देश में हमारा कोई वजूद है भी या नहीं? आज की इस गहरी छानबीन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।